क्लास शुरू हुई क्या हुई आपको बताने एक बार मुझे। सबसे पहले हमारे पास में मैसेज आया है दया कुमार जी का 9:25 पर। मिस रिया, सत्येंद्र, शिव कुमार, शाह, अंकित, सत्येंद्र, समीर, साहिल जदबे, सत्यम, राज दे, शिव कुमार, दया, राहुल, निखिल, बहुत बहुत नमस्कार भाई। योगेंद्र सिंह यादव, पवन सिंह, श्यामा कुमार गुप्ता, आशा बुनकर, छोटू, प्रिंसी, अनुराग, पूनम, आर्यन शाह, निशांत, सपना, सुषमा कुमारी, राधे राधे, पवन सिंह, कोमल, छोटू, केशव वर्मा, राजकुमार, प्रदीप, मोनू, दिवाकर से को बहुत बहुत नमस्ते नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी क्लास शुरू हो गई है और जैसा हमने आपसे वादा किया था मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब आपकी जो क्लास है इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी मंडे टू फ्राइडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे, और टाइम रहेगा यही 9 से 10 का, ठीक है। और ये मंडे टू फ्राइडे ये रंगारंग कार्यक्रम रहेगा। सैटरडे और संडे को यूट्यूब पर क्लास होगी, तो ये आपके पास अब फुल पैकेज रहेगा, है ना, मंडे टू संडे का, ठीक है। निखिल, हमने आपसे कल ही कह दिया था, आप बाद में देख लेना उसे, अब और तो कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन ये टाइमिंग हमारी फिक्स है। और बार बार एक कमेंट नहीं करना, है ना, जब तुम एक चीज कोई बता दिए बार बार लिख के क्या दर्शाना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में ये जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इसे हम फटाफट अब खत्म कर सकते हैं क्योंकि डेली क्लास होगी तो हमारे पास बढ़िया मौका है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो धीरे धीरे हम एंड की तरफ लेके चल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उसे हम 2-3-4 क्लास के अंदर खत्म कर दें, तो ये आपको एक बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला समाप्त हो जाएगा। फिर इसके ठीक बाद हम मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करेंगे, तो उसके अंदर भी 5-7 क्लास लगेंगी। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये एक बहुत बड़ी यूनिट समाप्त हो जाएगी। खासतौर से वो बच्चे जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन उन्हें मिलते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये मत पूछा करो कि यार एनटीपीसी का एग्जाम कब है, ये एग्जाम कब है। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं भाई कि पेपर जब होगा आपको मेरे से पहले पता चल जाएगा। मैं कोई चेयरमैन थोड़े ना वहां का कि रेलवे का कि मुझे आपसे पहले पता चलेगा। मैं तो पता चला कि क्लास ही ले रहा हूं और शेड्यूल आ गया, आप तो मुझे बताओगे कि सर डेट आ गई है। हम हो सकता है कि 4 घंटे से क्लास में ही हो, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछ कर टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। आज हम क्लास समझ रहे हैं, यहाँ देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे एक वैरायटी और देखते हैं अभी हम, फिर हम ये एमीटर वोल्ट मीटर वाली चीजों पे आएंगे। उससे पहले एक चीज देखना, ये हमारे पास में देखो, ये हमने बल्ब लिए है, ठीक यार, बहुत सारे हो रहे हैं ना, इतने नहीं चाहिए भाई, 3 से काम चल जाएगा। देखो ये बेटा मैंने मान लो कि यहाँ पे 3 बल्ब ले लिए हैं, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। और तीनों जो बल्ब हैं ये तीनों के तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। इन तीनों को हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ये बेटा तीनों बल्ब हैं समानांतर क्रम में जोड़े, और तीनों जो बल्ब जोड़े गए हैं ये मान लो कि हमने कनेक्ट कर दिए हैं एक बैटरी से, जो कि है मान लो कि 220 वोल्ट की। एक 220 वोल्ट की बैटरी से मैंने 3 बल्ब जोड़े, ठीक। 220 वोल्ट की बैटरी है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ठीक। अब बेटा मेरे पास में जो बल्ब है ये जो पहला वाला बल्ब है इसके ऊपर लिखा हुआ है रेटेड, इसे हम बोलते हैं रेटेड है, लिखा हुआ है कि मान लो 100 वाट 200 वोल्ट, ठीक। इसके ऊपर लिखा हुआ है मान लो कि 60 वाट 110 वोल्ट,
इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 वाट 240 वोल्ट, 100 वाट 240 वोल्ट। अभी बेटा हमारे पास में 3 बल्ब हैं, इन तीनों की रेटिंग लिखी हुई है। इस रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर इस पर लिखा है 100 वाट 200 वोल्ट, इसका मतलब है कि अगर इस बल्ब को 200 वोल्ट पे यूज किया जाए तो कितनी पावर खाएगा? 100 वाट की पावर खाएगा। ठीक है, अगर इसे हम 110 वोल्ट पे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो 60 वाट की पावर खाएगा। इसे अगर 240 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये कितनी पावर खाएगा? 100 वाट की पावर खाएगा। तो आपको बताना कि ये तीनों बल्ब जो है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, रेटेड है कि ये बल्ब कितने वोल्ट पे कितनी पावर खाएगा, ये कितने वोल्ट पे कितनी पावर खाएगा, कितने वोल्ट पे कितनी पावर खाएगा। ये तीनों बल्ब पैरेलल में जुड़े हैं 220 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो बताओ इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? विच बल्ब विल गेट फ्यूज? आपको बताना कि विच बल्ब विल गेट फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ये आपको बताना है। इन्हें बताओ कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। एक बच्चा क्या लिख रहा है? थोड़ा यूट्यूब पे काम करके ऐप ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या लिख रहा भाई? ये कौन से, ना हिंदी लिख पा रहा ना इंग्लिश लिख पा रहा, कैसा सजेशन दे रहा है बच्चा ये? जैसे कितनी वीडियो होंगी, सबसे पहली क्लास हमने बता रखा है। चलो देखो, अगर बेटा पैरेलल में अगर बल्ब लगे हो ना तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा ये आप कुछ ही सेकंड में बता सकते हैं, कुछ ही सेकंड में। मतलब क्वेश्चन देखकर 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। आप एक चीज देखो भाई, पैरेलल में आपको बताया कि ये तीनों बल्ब पैरेलल में हैं और ये प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और आपने 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, यानी इस बल्ब के सिरे पर भी वोल्टेज कितनी होगी? 220। इस बल्ब के सिरे पर भी वोल्टेज कितनी होगी? 220। और इस बल्ब के सिरे पर भी वोल्टेज कितनी होगी? 220। अभी देखना, ये बेटा ये जो वाला बल्ब है ना, ये 200 वोल्ट तक ही काम कर सकता है। अगर इसके सिरे पर 220 वोल्टेज होगी तो फ्यूज हो जाएगा। एक तो ये वाला फ्यूज हो जाएगा। मान लो बल्ब पहले वाला ये जो है 110 वोल्ट तक ही झेल सकता है, यहाँ पे भी आपने 220 लगा दी, ये भी फ्यूज हो जाएगा। ये 240 वोल्ट को झेल सकता है लेकिन इसके सिरे पर 220 ही है तो ये फ्यूज नहीं होगा। तो मान लो कि बल्ब इसका नाम मैं दे रहा हूं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो कौन कौन से बल्ब फ्यूज हो जाएंगे? पहला दूसरा, यानी कि ए एंड बी, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। भाई पैरेलल में तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कौन सा फ्यूज होगा कौन सा नहीं। आप कितने आराम से बताएंगे? आप ये देखो 220 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया, यानी ये वाले बल्ब के सिरे पर भी वोल्टेज 220 होगी, ये भी 220, ये भी 220 होगी, पैरेलल में है। तो पैरेलल में जितने वोल्ट की बैटरी लगाते हैं हर बल्ब के सिरे पर उतनी वोल्टेज आ जाएगी। अब ये बल्ब देखो कितना मैक्सिमम झेल सकता है? 200। आपने वोल्टेज कर दी 220, ये पटक जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये जो है 110 तक झेल सकता है, 220 लगा दिया, ये भी फ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये 240 तक झेल सकता है, वोल्टेज अभी 220 ही लगाई है, ये फ्यूज नहीं होगा। तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं जैसे पेपर में आए कि ये बल्ब पैरेलल में कौन सा फ्यूज होगा, तो आप उसके ऊपर देख लो कि बल्ब के ऊपर रेटेड क्या है, लिखा क्या हुआ है। तो उस बल्ब के ऊपर अगर 240 लिखा हुआ है, अगर उससे ज्यादा का वोल्टेज देंगे तो पटक जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। 240 से कम देंगे तो फ्यूज नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर ये पैरेलल की जगह सीरीज में हो तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे, अब आएंगे हम सीरीज पे। बेटा मान लो कि मेरे पास ये 2 बल्ब हैं, दोनों सीरीज में है ये, और इन बल्ब पे मैंने एक बैटरी लगाई, यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्ट की। मान लो कि बैटरी है 200 वोल्ट की, ठीक। ये जो बल्ब है इस पे लिखा हुआ है 50 वाट 100 वोल्ट, ठीक है। इसके ऊपर मान लो कुछ लिखा हुआ है 100 वाट 120 वोल्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले
कि 220 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई, इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। अब यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि भाई सीरीज में तो आपको पता है कि वोल्टेज सेम नहीं होती। इस 200 में से कुछ वोल्टेज जाएगी इसके सिरे पर और कुछ वोल्टेज जाएगी इसके सिरे पर। भाई पैरेलल थोड़ी ना, तो सीरीज में है, तो कुछ वोल्टेज 200 में से यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी। अगर यहाँ पे इस वाले जो बल्ब ए है, अगर इस बल्ब ए के सिरे पर अगर वोल्टेज 100 से ज्यादा, 200 में से 100 से ज्यादा मिली तो ये पटक जाएगा। ये जो बी वाला है, अगर इसके सिरे पर 120 से ज्यादा ही तो ये पटक जाएगा। तो मुझे अब ये देखना है कि जो 200 वोल्ट का बैटरी लगाई, इस 200 में से यहाँ कितनी वोल्टेज जाएगी और यहाँ कितनी जाएगी। तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि सर यहाँ पे कितनी वोल्टेज जाएगी और यहाँ पे कितनी जाएगी। आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध होगा, उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगी। तो आप इनके रेजिस्टेंस निकाल लो। तो अगर मैं बल्ब ए की बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा। इसकी पावर है 50 वाट की, पावर है 50 वाट, वोल्टेज है 100 वोल्ट। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर होती है वी स्क्वायर बाई आर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई पी। तो वी कितना है 100, तो वी का स्क्वायर 100 इंटू 100 और पावर कितनी है 50, तो 50 दूनी 100, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा पहले वाले का 200 ओम। बेटा पहले वाले का रेजिस्टेंस तो 200 ओम आ गया। अब हम निकालेंगे बल्ब बी का रेजिस्टेंस। बल्ब बी का निकाल लो, बल्ब बी। अब बल्ब बी का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम। तो जो बल्ब बी आएगा हमारे पास में, वो कितना आएगा, पावर होती है वी स्क्वायर बाई आर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई पी। तो वी कितना है बल्ब बी के लिए 120 इंटू 120 और ये कितना है 100, तो बराबर हम 144। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 144 ओम। अब आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होगा उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो जिस रेशियो में रेजिस्टेंस उसी में वोल्टेज बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, रेजिस्टेंस का रेशियो है, पहले वाले का रेजिस्टेंस आया 200 ओम, दूसरे वाले का है 144। तो 4 से कट जाएगा ना, 4 पंजे 20, 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। अच्छा तो एक बार और कट जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 18। यानी कि अगर बेटा रेजिस्टेंस का रेशियो 25-18 है, यानी वोल्टेज भी 25-18 के रेशियो में ही बढ़ेगी। जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ती है। अब इस 200 वोल्ट को 25-18 के रेशियो में बांट दो। थोड़ा सा वैल्यू हमने यहाँ पे अजीब सी ले ली है, थोड़ा ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए था कि थोड़ा आसान आ जाता है ना। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी बिना मतलब के, यहाँ पर भी हम 100 वोल्ट ही लिख देते हैं इसे 100। 100 लिख देंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, नहीं तो काटने पीटने में टाइम लगेगा। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन नहीं सीखनी। पावर कितनी है 100, तो इसका रेजिस्टेंस आ गया कितना 100 ओम। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है 200 और 100, नहीं रेजिस्टेंस का रेशियो है 2:1, तो वोल्टेज भी 2:1 में बढ़ जाएगी। अब इस 200 को 2:1 में बांटो तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये है 200 वोल्ट। पहले वाले का हिस्सा है 2, लेकिन कितने में से 3 में से, तो 400/3 हो गए, तो हो गया 400/3, यानी कि आ जाएगा 4 कम 4, 3 कम 3, 3 से 3 तो 133.3 वोल्ट आएगा। यानी कि ये जो पहले वाला बल्ब है, ये इसके सिरे पर 200 में से 133 तो इसके सिरे पर ही आ गई, यानी V1 की जो वैल्यू है वो 133.3 आ गई। यानी कि ये वाला तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो पटक जाएगा। अब 200 में से 133 तो यहीं आ गई, यानी इसके सिरे पर आएगी 100 से कम, तो ये फ्यूज नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ये फ्यूज हो जाएगा। तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बल्ब ए विल गेट फ्यूज, बल्ब ए विल गेट फ्यूज। देखो यहाँ पे आपको ये बात क्या समझनी है, दोबारा से देखना। अगर कभी ऐसा हो कि अगर बल्ब सीरीज में लगा रखे हो, तो सीरीज में हमें देखना है कि भाई टोटल बैटरी कितनी लगाई है 200 वोल्ट की। तो इस 200 वोल्ट में से इस वाले बल्ब के सिरे पर वोल्टेज कितनी जाएगी और 200 में से इसके सिरे पर वोल्टेज कितनी जाएगी, वो कैसे पता चलेगा। जो इनके रेजिस्टेंस प्रतिरोध का रेशियो होगा उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ती है सीरीज में। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। पावर भी पता है, वी पता, आर निकालना है। तो पावर होती है वी स्क्वायर बाई आर, इसका रेजिस्टेंस आया 200। फिर मैंने बल्ब बी के लिए भी सेम चीज अप्लाई कर दी, पावर होती है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकाला तो कितना आया 100 ओम। तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 200 और 100, यानी कि 2:1, तो वोल्टेज भी 2:1 में बटेगी। यानी इस 200 में से
अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूंगा तो टोटल वोल्टेज है 200, V1 का हिस्सा है 2, कितने में से 2 3 में से 16 किया तो 133.3 आया, यानी कि 200 में से 133.3 तो यहाँ चली जाएगी, ये तो 100 वोल्ट तक ही झेल सकता है, यानी कि पटक जाएगा, ये बच जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि अगर बल्ब पैरेलल में कनेक्ट हो, अगर बल्ब समानांतर क्रम में है तो फिर तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा नहीं होगा, वो 3 से 5 सेकंड का ही खेल है भाई। पैरेलल में पता है कि जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे उतनी वोल्टेज यहाँ, उतनी वोल्टेज यहाँ, उतनी वोल्टेज यहाँ, तो ये बल्ब 200 तक झेल सकता है, 220 पे पटक जाएगा, 110 तक झेल सकता है, 220 पे पटक जाएगा, लेकिन ये 240 झेल सकता है, लेकिन 220 पे नहीं पटकेगा। तो यहाँ तो हमने बता दिया कि ए और बी फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब बल्ब सीरीज में होंगे तो हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, हमें दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि पावर वोल्टेज तो हमें देगा ही कि बल्ब के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो पावर और वोल्टेज हमें मिलेगी तो रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले बल्ब का भी और दूसरे का भी, तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही वोल्टेज का रेशियो होगा। फिर अब देख लेंगे टोटल वोल्टेज में से पहले वाले बल्ब के सिरे पर कितनी वोल्टेज आएगी, दूसरे के सिरे पर कितनी आएगी, तो 100 तक झेल सकता है तो 133.3 पे पटक जाएगा, तो 200 में से 133 तो ही पहुंच गई, तो 67 के आसपास बची, यानी कि 67 पे तो पटकेगा नहीं, तो बी बच जाएगा, ए फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जब बल्ब ये आए कि जब कुछ बल्ब को हमने पैरेलल में लगाया, सीरीज में लगाया, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो बस आपको देखना है कि पैरेलल में तो जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे हर बल्ब के सिरे पर उतनी ही वोल्टेज होगी, तो क्या वो बल्ब उतनी वोल्टेज को झेल सकता है कि नहीं। लेकिन सीरीज में क्या करना पड़ेगा कि जैसे बल्ब सीरीज में लगे होंगे दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसी रेशियो में से टोटल वोल्टेज दोनों को मिल जाएगी, तो जिसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा आ जाएगी जितना वो झेल सकता है वो फ्यूज होगा, दूसरे वाला नहीं होगा। सर 2-3 बार देखना समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। एक कह रहा सर एक टॉपिक से बाहर का क्वेश्चन है, फ्यूज क्यों बोलते हैं, मतलब कौन सा फ्यूज हो जाएगा, पता नहीं भाई क्यों बोलते हैं। चलो अब हमारे पास में आगे हम बढ़ेंगे, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। अब ये जो मैंने बताया फ्यूज वाला क्वेश्चन, ये जनरली ऐसे आया नहीं है, लेकिन ये 10th क्लास के सिलेबस में है, तो 10th क्लास में एनसीईआरटी में से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है 10th क्लास के अंदर, तो हो सकता है कि वो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में या रेलवे ग्रुप डी में या कल को असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह में पूछ ले, तो फ्यूज वाला मैंने करा दिया। लेकिन रेलवे में जनरली मैंने ऐसे क्वेश्चन कम ही देखे हैं, किसी किसी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आ सकते हैं। हम दो तरह की चीजें पढ़ रहे होते हैं क्लास में, एक जो जनरली आती है, जो आ सकती है। तो फ्यूज वाला मैंने कहा कि अगर आपके यहाँ शुरुआत करेगा फ्यूज की तो हो सकता है कि बल्ब पैरेलल में लगे हों और आप चुटकियों में आंसर दे दें कि बल्ब सारे पैरेलल में लगे हैं, तो जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे हर बल्ब के सिरे पर उतनी ही वोल्टेज होगी, तो कौन सा बल्ब झेल सकता है कौन सा नहीं आप इजिली कर लोगे। सीरीज वाला है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आप उतना जल्दी आंसर दोगे कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो वही वोल्टेज का, फिर वोल्टेज कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम आप वो देख लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास में जो अब जनरली क्वेश्चन आते हैं उस पर आ रहा हूं मैं। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे एसएससी के हो पेपर चाहे रेलवे के हो, ये पेपर में एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एमीटर का काम क्या है, वोल्ट मीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, किसे सीरीज में लगाते हैं किसे पैरेलल में लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर बनाना तो कैसे बनाएंगे, एमीटर बनाना तो कैसे बनाएंगे। इस तरह की बातें बहुत सारी क्लास में हमारे से करता है पेपर के अंदर। अब हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो अब मैं बताने वाला हूं ये वो है जो जनरली आता है, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो मेरा बताने का तो बहुत मन करता है, एक से एक चीजें बताई जाएं आपकी, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो हल्की सी भी टफ है, जो आपको लगती है थोड़ी सी भी ऐसी है जो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो जिसमें, उन्हें बताते हुए मुझे डर सा लगता है। क्योंकि आप लोगों के साथ समस्या क्या है, थोड़ी भी चीज अगर हल्की सी भी लेवल उठा दो ना, आधे फैल जाते हैं कमेंट बॉक्स में, तो फिर उससे घबराहट होती है। तो आप जितने अच्छे से चीजों को एब्जॉर्व करें, आप ये मान लिया करो कि चलो ठीक है अभी कुछ समझ में आई है, बाद में एक बार वीडियो और देख लूंगा, फिर एक बार ट्राई करूंगा, आ ही जाएगी समझ में। बाकी बच्चों को आ रही तो मुझे भी आएगी, 10th क्लास तक का तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई पीएचडी एमएससी का तो पढ़ नहीं रहे हम, तो इसे थोड़ा सा ऐसा किया करो। ठीक है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा तो कॉल सेंटर पे कॉल करके बात करना। हमने अपनी तरफ से पीडीएफ भेज रखी है, खुल रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं खुल रही तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्लास में एक एक चीज पढ़ाते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं कि आप नोट्स बना सको। अब देखो बेटा, जो गैल्वेनोमीटर है
ये पूछता है कि इसका यूज क्या है। बेटा जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, एक बॉक्स होता है। जैसे मान लो कि आपने एक सर्किट बनाया, एक मान लो कि बल्ब ले लिया, उस बल्ब को बैटरी से जोड़ दिया। अब आपको ये पता करना है कि इस बल्ब से कितनी करंट पास कर रही है। तो अगर वो करंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 2 4 5 एम्पियर की है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमीटर। लेकिन अगर बहुत ही वीक करंट हो, जैसे मिली एम्पियर में हो, मान लो कि बहुत ही वीक करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रही है, 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर, तो बहुत ही जो वीक दुर्बल धारा होती है ना, उसे एमीटर पकड़ नहीं पाता। तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि वो कितनी है, 2 एम्पियर मिली एम्पियर है कि 1 है, उसके लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का। एक इसकी खास बात यह है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये आपको करंट की डायरेक्शन भी बता सकता है। इसमें सुई होती है बिल्कुल बीच में, तो अगर करंट इस तरफ से आ रही है तो सुई इधर को भागेगी, इस तरफ से आ रही है तो इधर को भागेगी। तो ये करंट के डायरेक्शन के हिसाब से सुई भी हिलती है इसकी। तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक करंट को पकड़ भी लेगी कि 1 मिली एम्पियर है कि 2 मिली एम्पियर है, जबकि एमीटर की सुई पता चला कि हिलेगी भी नहीं, 1 2 मिली एम्पियर करंट को पकड़ ही नहीं पाएगी। वो आपको लगेगा कि एमीटर की सुई तो हिली नहीं, करंट है ही नहीं। तो बहुत वीक इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का, उसे डिटेक्ट करने के लिए, उसके डायरेक्शन का भी पता लगा सकती है ये। तो लिखेंगे इसका यूज है टू मेजर वीक इलेक्ट्रिक करंट, टू मेजर वीक इलेक्ट्रिक करंट and to find its direction. To measure weak electric current and to find its direction. हिंदी में लिखेंगे, इसका यूज क्या है? दुर्बल वैद्युत धारा को ज्ञात करना, दुर्बल वैद्युत धारा को ज्ञात करना और उसकी दिशा का पता लगाना, और उसकी दिशा का पता लगाना। तो अगर पेपर में वीक इलेक्ट्रिक करंट लिख दे कि वीक इलेक्ट्रिक करंट को कौन डिटेक्ट करता है या मेजर करता है, तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर करता है। या आपसे पूछ ले कि करंट की डायरेक्शन कौन पता लगाता है, तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर। दूसरी चीज मैंने कहा कि भाई ये वीक इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर लेता है, तो यानी कि करंट के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। हल्की सी भी करंट होगी ना तो उसकी सुई हिल जाएगी। ये एमीटर की तरह नहीं कि सुई पड़ी है ऐसी, करंट निकल के चली गई, उसे पता ही नहीं चला। गैल्वेनोमीटर की सुई बहुत ही हल्की सी करंट पे भी हिल जाती है। तो आगे लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे हम इट इज more sensitive to electric current, it is more sensitive to electric current than ammeter। यह एमीटर की अपेक्षा धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। यह है एमीटर की अपेक्षा, एमीटर तो छोटी मोटी करंट को पकड़ ही नहीं पाता, यह एमीटर की अपेक्षा धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीटर। तो यह है एमीटर की अपेक्षा धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ये हाई करंट भी मेजर कर सकता है। हाँ देखो, अगर आपको मन करे कि भाई मुझे गैल्वेनोमीटर से जो है वो हल्की फुल्की करंट डिटेक्ट नहीं करवानी, मैं चाह रहा हूं कि मेरा गैल्वेनोमीटर 10 20 एम्पियर की करंट भी मेजर कर दे, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है ये एमीटर की तरह काम करना शुरू कर दे। भाई एमीटर नापता है स्ट्रॉन्ग करंट को, तो उससे भी हम कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें हल्का सा हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगली पॉइंट वही पढ़ेंगे कि किसी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी गैल्वेनोमीटर से हम स्ट्रॉन्ग करंट भी कैसे मेजर कर सकते हैं। इन जनरल जो गैल्वेनोमीटर होता है, अगर सिंपली आपके पास एक डब्बा है गैल्वेनोमीटर का, तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने काम आता है, उसके डायरेक्शन भी बता देगा। ये बहुत ही सेंसिटिव है करंट को लेकर, इसलिए कमजोर करंट को भी बता देगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि ये एमीटर की तरह काम करे,
स्ट्रॉन्ग करंट को भी बता दे तो कैसे बताएगा, यहां देखना, यहां पे लिखेंगे हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, आप लोग जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ी है, बहुत सारे टॉपिक तो नहीं पढ़े, करंट पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, थोड़ा पावर पढ़ा दिया मैंने। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं उसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? भाई जैसे मैंने अभी पिछली 2 क्लास यूट्यूब पे कराई थी रात को 9 बजे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कराए हमने। तो जब वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे थे बोर्ड पर या मोबाइल में या आपके पास जो भी किताब आपने खरीद रखी होगी प्रीवियस ईयर की, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो एकदम भूत की तरह लगता है वो अभी भी। ये जो जो टॉपिक पढ़ लिया उसमें लगता है कि हाँ, सम एक मन में कम से कम ये तो आता है कि हाँ ट्राई तो यार करें, चलो ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो वो आंसर आ रहा नहीं आ रहा वो बात की बात है, मतलब कम से कम ऐसा तो लगता है कि बिल्कुल ही जैसे कि काली अक्षर भैंस बराबर की, बिल्कुल ही हर बस केवल काले शब्द दिख रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि फिर आपके पैसे हमने खराब कर दिए हैं। भाई आपके तो मेहनत के पैसे थे वो, तो ऐसे पैसे हम भी किसी काम में लेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होना है। हो सकता है बीमारी में लग जाए वो। भाई पिछले दिन में 10 दिन बीमार हुआ हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों की वही बुद्धुआ लग गई हो जिन्हें कुछ समझ में ना आया हो, है ना। तो भाई वो फिर समस्या कहाँ पे है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। टीचर में समस्या है या आपके अनुशासन में समस्या है कि आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप हाथ से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, या बिल्कुल ही जीवन में कुछ पढ़ा नहीं है, तो कहाँ समस्या, वो उसे पकड़ के उस पर काम करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि जी हम तो बढ़िया हैं, हमें सब कुछ आता है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, आप ही नहीं बता पा रहे हो, तो फिर आपको टीचर चेंज करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि सर आप तो सही बता पा रहे हो लेकिन हम ही रेगुलर नहीं है, हम ही मेहनत से नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको उस चीज में चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन वो जल्दी पकड़ो, ये ना हो कि पेपर देने के बाद आप ढूंढो कि कमी कहाँ रह गई, फिर अगला मौका पता नहीं कब मिलेगा। तो इसलिए जो भी आपको लगे बहुत जल्दी उसे पकड़ लेना भाई, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम कोई भगवान है, हम सबको पढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली बात है, मान लो किसी के साथ नहीं हो रही है तो वो सबसे पहले समस्या ढूंढो अगले 5-7 दिन में ही। इस समय बहुत ज्यादा नहीं है, कभी भी मतलब अनाउंस हो सकती है डेट वगैरह एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एमीटर गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना, ठीक है। बाकी ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि जो मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिया या जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा क्लास प्लस यूट्यूब, उससे बाहर रेलवे में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर वो कोई सिंगल क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि बाहर आया भी है तो वो केवल इस वजह से लग सकता है कि थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा के दे दे, 100% नोट्स में से आपको मिल जाएगा। हाँ, जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में मैं ऐसी कोई लिखित गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने पिछली बार बहुत ही बदतमीजी वाले कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए थे, लेकिन वहां पर भी है कि आप बाकी बच्चों से तो अच्छा ही करके आओगे, और वहां पर भी आपको जनरली पढ़ाई क्लास का मिलेगा, ज्यादातर क्वेश्चन क्लास के दिखेंगे। हो सकता है कि वहां भी आपको 100 के 100% ही मिल जाए, और वहां के लिए मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बहुत बदतमीजी कर दी थी, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल बातें पूछ ली थी। अगर वो कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे तो 100% आपको क्लास से पढ़ा हुआ मिलेगा वहां पर भी, लेकिन रेलवे वाले इतना दिमाग लगाते नहीं है, वो तो ऐसे छाप देते हैं, ठीक है। तो बस आप क्लास में जो पढ़ाया उसे क्लियर कर लो तो आपकी बात बन जाएगी। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। अब देखो मेरे पास से मान लो कि कोई गैल्वेनोमीटर है, इसे मैं यहाँ पे जी से लिख रहा हूँ, सिंबल है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। हालांकि जो गैल्वेनोमीटर होता है डब्बे के जैसा होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं, ऐसा नहीं ये तो जैसे ये एमीटर का डब्बा है, एमीटर वाला, एमीटर में सुई होती है यहाँ पर, है ना, ये एमीटर है ये, ठीक। और गैल्वेनोमीटर जो होता है बेटा उसमें सुई होती है बीचों बीच, तो वो करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है। तो हम यहाँ पे लेकिन जब बोर्ड पे दिखाएंगे इसे, हम बोर्ड पे ऐसे बनाएंगे सिंबल के तौर पर, तो हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये तो अभी वीक इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर कर पा रहा है। मान लो इसमें फुल डिफ्लेक्शन जो है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा इंग्लिश वाले बच्चों ने, फुल स्केल डिफ्लेक्शन।
तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितनी करंट को ये बता सकता है। मान लो कि यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पे सुई थी इसकी, ये बता पा रहा है कि मैक्सिमम 1 मिली एम्पियर, ये 2 मिली एम्पियर जो भी इसकी है, तो इसकी औकात अभी जो है वो 1-2 मिली एम्पियर, 2-4-5 मिली एम्पियर करंट नापने की है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मिली एम्पियर की जगह एम्पियर में करंट नाप दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा देखेंगे, ठीक है। अच्छा अगर देखो अच्छा कह रहा है कि टेक्नीशियन हो जाएगा बेटा, टेक्नीशियन में हमारे पढ़ाए हुए 100% क्वेश्चन आए हैं, 100%। और ये हमने टेक्नीशियन के क्वेश्चन सारे यूट्यूब पर करवाए थे, ओपन चैट में हमने कहा था एक भी क्वेश्चन बता दो जो क्लास हमने ना कराया हो। तो टेक्नीशियन का कोई बहुत टफ पेपर नहीं आता, आसान पेपर आता है, ग्रेड 3 वाला बहुत इजी पेपर होता है। असिस्टेंट लोको पायलट में पढ़ाए हमारे 100% आया CBT 1 में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। ग्रुप डी में भी ऐसा ही होगा, इनमें इतना तामझाम नहीं होता, क्योंकि बच्चा जो है ना क्वालिफिकेशन मांग रहे हो 10वीं 12वीं। अब 10वीं 12वीं के बच्चे से कोई वो जेई का क्वेश्चन पूछेंगे? वो नौकरी दे रहे हो तुम उसे लेवल 1 की, लेवल 2 की, लेवल 3 की, कोई अब तुम उसे अधिकारी बना रहे हो लेवल 10 की, सीधे नौकरी दे रहे हो, ग्रुप ए में डाल रहे हो, तो कुछ लेवल रखेंगे भी वो। अभी का तुम अभी इवन लेवल 1 छोड़ो, आपका अगर मैंने आपके पास अगर मेरा VOD बैच हो कोई, अभी यूपीएससी का पेपर हुआ था CDS का, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे, उसमें आप 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेवल 1 का है वो, इसमें सीधे बंदा लेफ्टिनेंट लगता है। तो साइंस बहुत टफ नहीं आती पेपर में, बस आपके समझने का खेल है सारा। चलो अब टाइम खराब नहीं करेंगे, आधा घंटा वैसे हो गया। अब देखो ये मेरे पास गैल्वेमीटर है, अगर बेटा मैं इस गैल्वेमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ दूं, अगर किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए, लो रेजिस्टेंस का वायर जोड़ दें हम, निम्न प्रतिरोध का तार, लो रेजिस्टेंस निम्न प्रतिरोध, बेटा अब ये जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है, अब ये एक एमीटर की तरह काम कर सकता है। अब ये बहुत ही हाई करंट को भी मेजर कर सकता है, अगर एक गैल्वेमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ दिया जाए। और जो लो रेजिस्टेंस का तार हम जोड़ते हैं पैरेलल में, इसे बेटा हम संट कहते हैं, संट। तो पेपर में कई बार आएगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दें, एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ दें, उसे हम क्या कहते हैं? संट। ये संट होता है लो रेजिस्टेंस का वायर जो पैरेलल में समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। ये संट वो नहीं है, कई बार नहीं लोग कहते हैं मैं कान पे थप्पड़ मारूंगा संट हो जाएगा, वाला संट नहीं है ये। तो अब आप कहेंगे सर एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ने से, लो रेजिस्टेंस का मतलब है कि जिसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी कम हो, तो और बहुत ही लो रेजिस्टेंस का हमने तार जोड़ दिया इसके पैरेलल में, तो गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह कैसे काम करने लग जाएगा, अभी बहुत ही हाई करंट भी कैसे मेजर करने लग जाएगा। देखो मैं एक मोटा सा एक आइडिया दे रहा हूं, हालांकि इसका फॉर्मूला वगैरह बना के रिलेशन भी निकलते हैं आपके लेवल के हिसाब से जो हमें पेपर में चाहिए। मान लो कि बेटा मैंने यहां से कोई 10 एम्पियर की करंट पास करी, तो मैं पहले ऐसी करंट पास करूंगा जिसके बारे में मुझे पता है। मान लो कि मैंने एक 10 एम्पियर करंट पास की, अब आप कहेंगे सर 10 एम्पियर करंट जैसे यहां पहुंचेगी तो ये रेजिस्टेंस तो बहुत ही लो है, निम्न प्रतिरोध है, तो इस 10 एम्पियर में से ज्यादातर करंट तो ही निकल जाएगी, यानी कि यहां से मान लो पास कर गई 9.9 एम्पियर की करंट, और इस गैल्वेमीटर से केवल पास कर रही है 0.1 एम्पियर की। तो भेजी हमने 10 एम्पियर थी, ज्यादातर तो यहां से निकल गई, और ये जो गैल्वेनोमीटर से निकली 0.1 एम्पियर की। तो हम हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यार हमने जो 10 एम्पियर करंट भेजी है, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर तो 0.1 एम्पियर बता रहा है, क्योंकि 9.9 तो यहां से निकल गई। यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि अगर ये 0.1 एम्पियर की करंट बता रहा है, यानी कि वो एक्चुअल में 10 एम्पियर की करंट जब होती है तो 0.1 बताता है, तो अगर कल को ये 0.2 एम्पियर की करंट बता रहा हो तो समझ जाना कि वो एक्चुअल में 20 एम्पियर की करंट रही होगी। अगर ये 0.3 बता रहा है यानी कि 30 एम्पियर की रही होगी। तो इसके साथ में हम एक लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ते हैं ताकि मैक्सिमम जो करंट है वो इसी से फ्लो कर जाए, मैक्सिमम करंट, ठीक है, और इससे क्या हो बहुत ही कम करंट पास करे। तो अगर मान लो कि जब हमने 10 एम्पियर की पास की तो ये बता रहा है 0.1, तो ये भी 0.2 बताएगा, चलो 20 एम्पियर की रही होगी, ठीक है। तो पेपर में अगर आपसे कहे कि गैल्वेनोमीटर का एमीटर कैसे बनाते हैं, तो हम बोलेंगे कि निम्न प्रतिरोध का तार इसके समानांतर क्रम में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आप चाहो तो मैं इसे लिख भी देता हूं, चलो इस बार पहले हिंदी में लिख देते हैं। जब एक निम्न, ये जो मैं बता रहा हूं सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी पीडीएफ से क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं इनसे।
जब एक निम्न प्रतिरोध का तार जब एक निम्न प्रतिरोध का तार जब एक निम्न प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर के साथ जब एक निम्न प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यह कॉम्बिनेशन यह संयोजन एमीटर की तरह कार्य करता है। एमीटर की तरह कार्य करता है। इंग्लिश वाले बच्चे डायग्राम बना लेना, मैं एक लाइन बोल रहा हूं उसे लिख लेना। व्हेन वी कनेक्ट, एक बच्चा कह रहा है कि हाई नहीं जोड़ते। भाई हाई कैसे जोड़ देंगे भाई? अगर आपने हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यहां से 10 एम्पीयर करंट चली तो हाई में तो करंट जाएगी नहीं। अगर दो चीजें पैरेलल में जुड़ी हो तो करंट उस रास्ते को फॉलो करती है, रेजिस्टेंस कम हो। अगर आपने हाई रेजिस्टेंस का तार जोड़ दोगे, करंट उसे जाएगी नहीं, सारी की सारी किलोमीटर पहुंच जाएगी। और किलोमीटर की मैक्सिमम औकाती एक 0.1 या 0.4 एम्पीयर तक की करंट दिखाने की है। तो 10 एम्पीयर में तो उसकी सुई यहाँ पे आके लगेगी एंड पॉइंट पर, वो बता ही नहीं पाएगी। लो रेजिस्टेंस चाहिए, निम्न प्रतिरोध। तो व्हेन वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस वायर in parallel combination with galvanometer, when we connect a low resistance wire in parallel combination with galvanometer, this combination behaves like an ammeter. This combination behaves like an ammeter. ये कहानी याद करने की जरूरत नहीं आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है, बस आप ये डायग्राम याद रखना कि गैल्वेनोमीटर के साथ निम्न प्रतिरोध का तार है, लो रेजिस्टेंस का वायर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करता है? ये कॉम्बिनेशन बिहेव करता है एमीटर की तरह। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा बेटा, जो मैंने संट का आपसे, एक संट की डेफिनेशन भी आ जाती है पेपर में, संट की। तो संट जो है ना, ये लो रेजिस्टेंस का तार जिसे हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, इसके और भी कई यूज हैं। देखो, जब बच्चा नया नया लैब में काम करना शुरू करता है ना, तो टीचर क्या करते हैं, उन्हें पता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिससे करंट पास करेगी। मतलब इलेक्ट्रिक लैब में काम कर रहे हैं, जब उससे करंट पास करेगी, तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, की करंट हीट पैदा करती है। तो उन्हें पता है कि अगर बच्चों ने सही से अगर सर्किट नहीं जोड़ा तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में करंट पास करा दें। जो कंपोनेंट हमने लगाए हैं, जो बॉक्स वगैरह लगाए हैं, इलेक्ट्रिक सामान, तो बहुत ज्यादा करंट पास करा देंगे तो सब जल जाएंगे वो। तो वो सामान जलने से बचाने के लिए टीचर क्या करते हैं, मान लो कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे करंट पास होनी है, तो टीचर उनके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ देता है कि अगर बच्चे गलत सर्किट जोड़ भी दे तो जो करंट है वो सर्किट से पास, उस डब्बे से पास ना करे, उस लो रेजिस्टेंस के संट से पास कर जाए। तो संट ही गर्म होकर फूक जाएगा, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा। तो और कोई आपसे पूछे कि संट क्या होता है, हम बोलेंगे संट एक लो रेजिस्टेंस का निम्न प्रतिरोध का तार है, जो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को या इलेक्ट्रिक डिवाइस को या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को जलने से बचने के लिए उनके पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में क्यों लगाएंगे? मान लो कि मेरे पास में कोई ये इलेक्ट्रिक सामान है, उसके पैरेलल में लगा दिया संट, संट का रेजिस्टेंस तो कम है, तो अगर करंट बहुत ज्यादा आएगी भी तो संट का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ज्यादातर करंट संट से ही पास कर जाएगी, ये मेरा सामान बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे संट को, ये क्या होता है, इट इज ए low resistance wire. It is a low resistance wire which is connected in parallel combination with electric instrument, with electric instruments to avoid them burning. हिंदी में लिखेंगे, संट में लिखेंगे, यह एक निम्न प्रतिरोध का तार है, यह एक निम्न प्रतिरोध का तार है जिसे वैद्युत उपकरणों
के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उन्हें जलने से बचा सकें। ठीक है, तो संट का एक काम क्या है कि इसे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में जोड़ेंगे ताकि उन्हें जलने से बचा सकें। और एक काम मैं आपको पहले बता चुका हूं, संट का एक काम ये भी है कि गैलोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक चीज बताऊं, तो अगर पेपर में केवल ये लिखा आ जाए कि संट क्या है, तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे लिखा होगा कि लो रेजिस्टेंस का तार है, और साथ में सब जरूर देखना कि जो पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो या तो पैरेलल में कनेक्ट होगा किसी इंस्ट्रूमेंट को जलने से बचाने के लिए, या फिर लिखा होगा कि ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये बेटा जो गैल्वेनोमीटर है, इसका जो कन्वर्जन है आप वोल्टमीटर के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे, अब हम एक चीज पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं, शायद मैंने छोटा लिख दिया यहाँ पे ना, ऐसा मुझे लग रहा है। एक्चुअली क्या ना, ये मेरी नेचुरल जो हैंड राइटिंग है ना, उसमें ये है नेचुरल फॉन्ट साइज। मैं कई बार कोशिश करता हूँ बड़ा लिखने की, धीरे धीरे फिर भावुक हो जाता हूँ, फिर वही आ जाता है। तो आप फुल स्क्रीन करके देखेंगे ना मोबाइल पे तो दिक्कत नहीं आएगी। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये कौन बेवकूफ बच्चा है ये क्लास में, मूर्ख कौन आ गया क्लास में? ये आशा बुनकर। बेटा लड़की हो लड़का होता तो भी सुनाता मैं चार बातें उसे। हैं, ये कितने मूर्ख बच्चे हैं, एक से एक है। आप कुछ पढ़ा रहे हैं, एसीडीसी क्या है, छोड़ दें इसे बीच में, इसे खत्म कर दें। इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, एसीडीसी क्या है। अब यहां पे देखना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। बेटा किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या देखो, मतलब हद है बच्चों को मतलब पढ़ना भी नहीं आता कि पढ़ना कैसे है। उन्हें ये भी नहीं पता कि भाई टॉपिक क्या चल रहा है, कह रहा जी एसीडीसी समझाओ। इन्हें कहाँ छोड़ के आए ताकि ठंडी हवा दिमाग पे लगे और थोड़ा दिमाग इनका चलना शुरू हो। इन्हें 5-7 दिन के ब्रेक की जरूरत है। ये कश्मीर की वादियों में भेजने की जरूरत है इन्हें। बेसरन, वो कौन सी घाटी थी वो जहां पे अटैक हुआ है, वहां पे 5-7 दिन, कितना बढ़िया ना, मिनी स्विट्जरलैंड कह रहे थे उस क्षेत्र को। दिमाग खुलेगा फिर उससे, बढ़िया हवा लगेगी, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे तो ठीक रहेगा। अब देखना, ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है। अगर बेटा मैं इसके साथ में एक हाई रेजिस्टेंस का तार जोड़ दूं, हाई रेजिस्टेंस का तार, उच्च प्रतिरोध का तार, अगर किसी गैल्वेनोमीटर के साथ, देखो अब इसे देखो याद कैसे रखना, जैसे मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले कि गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा कि लो रेजिस्टेंस का तार पैरेलल में जोड़ो। तो लो का जोड़ना है कि हाई का जोड़ना है, याद कैसे रहेगा? अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा एमीटर। तो उस समय आपको लिखवाया जाएगा कि एमीटर वो अच्छे होते हैं, एमीटर वो बेस्ट होता है जो बहुत ही लो रेजिस्टेंस का हो, बहुत ही लो रेजिस्टेंस का। तो अगर गैल्वेनोमीटर को बेटा आपको एमीटर में बदलना है, एमीटर में, तो एमीटर हम अभी पढ़ाएंगे 10-5 मिनट के बाद, आज ही कोशिश करेंगे पढ़ाने की। तो गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में बदलना है, तो एमीटर तो वो बेहतरीन है, इसका रेजिस्टेंस कम हो, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में बदलेंगे तो इसलिए लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ेंगे। और आपको पता है कि अगर हम तार को पैरेलल में जोड़ दें तो पैरेलल में तो रेजिस्टेंस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते समय लो रेजिस्टेंस का तार लेंगे और रेजिस्टेंस और लो करने के लिए पैरेलल में जोड़ेंगे। लेकिन जब मैं आपको वोल्टमीटर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टमीटर वो अच्छे होते हैं, उसका रीजन भी बताऊंगा कि वोल्टमीटर वो अच्छे होते हैं जो हाई रेजिस्टेंस के हों। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलने के लिए हाई रेजिस्टेंस का तार लेंगे, और रेजिस्टेंस और हाई का हो सकता है सीरीज में जोड़ दें, सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, R1 + R2। ठीक है,
तो अगर हमारे पास में अगर मैं किसी गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दूं, अगर हम गैल्वेनोमीटर को के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस का तार जोड़ दें सीरीज में, तो ये जो कॉम्बिनेशन है किसकी तरह काम करता है, वोल्टमीटर की तरह। तो याद रखना कि वोल्टमीटर वो बढ़िया होता है जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, हाई रेजिस्टेंस वाला। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का तार जोड़ेंगे और हाई करने के लिए सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है, अगर कोई बच्चा सही आंसर देगा उसे हमारी तरफ से एक 50 रुपए की चॉकलेट के लिए एक उसे फोन पे किया जाएगा। अगला जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और शर्त यह है कि आप अपने आप से ईमानदार रहना है, गूगल वगैरह कुछ नहीं करना। अगर आपको आता है खुद से तो टाइप करना है। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप लोग इतने ईमानदार हैं, ठीक है, कोई गूगल नहीं करेंगे। तो पहले जो सबसे पहला कमेंट जिसका सही आएगा उसे 50 रुपए का पेटीएम चॉकलेट के लिए किया जाएगा। वो देखो क्या है क्वेश्चन हमारा आपसे। क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ रहे हैं, निम्न प्रतिरोध का तार, तो हमने संट कहा था। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर को जो वोल्टमीटर बनाते हैं तो एक हाई रेजिस्टेंस का तार जोड़ते हैं सीरीज में, तो इसे हम क्या कहते हैं, लो रेजिस्टेंस का तार पैरेलल में तो संट कहलाता है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस वाला सीरीज में तो इसे हम क्या कहेंगे। स्नेहा वर्मा कह रही है कि सर मेरे फादर की ड्यूटी है वहां पर। भाई देखो, जिनके फादर की ड्यूटी है वहां पर उस समय, वो तो टेंशन में होंगे घर वाले, क्योंकि चीजें थोड़ी बढ़ सकती है अभी, है ना। तो प्रदीप कुमार का सही आंसर आया भाई। प्रदीप कुमार ने 50 रुपए की चॉकलेट प्राप्त कर ली है। तो ये अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे प्रदीप कुमार, इन्हें पेटीएम का करा जाएगा। राजेश मीणा कह रहा है इस पे कर दो। आंसर प्रदीप भाई दे रहा है और करना ही नहीं है। देखो, अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस का तार जो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब बेटा हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, इसे मल्टीप्लायर कहा जाता है। मल्टीप्लायर। तो जिस बच्चे ने लिखा था ये मल्टीप्लायर, प्रदीप कुमार ने, इनका एकदम ठीक है। बाकी भाई मुझे हिंदी में नहीं पता इसे क्या कहते हैं। प्रदीप कुमार का हमारे पास में आया कमेंट, इसका हम पहले कॉपी कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो बाद में गायब हो जाएगा। ये कॉपी कर लिया जाएगा और ये इसे हम अपने पास भेज देते हैं। चलो भाई, ठीक है। हिंदी में हमें पता नहीं भाई से क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर सर गुणक बोलते होंगे मल्टीप्लायर को। और चलती क्लास में ही प्रदीप कुमार जी को हम एक पेटीएम कर देते, फोन पे कर देते हैं। फोन पे तो होगा भाई, फोन पे कर दिया जाएगा इन्हें भी। अब इसे आगे से वैसे प्रतियोगिता रखेंगे क्लास में, जो बच्चा सही आंसर देगा। ये रोज नहीं होगा, कभी कभी डिपेंड करेगा कि प्रदीप कुमार महतो नाम लिखा हुआ है, यानी कि यही होगा बच्चा। 50 कहा था हमने, 50 क्या जो शुद्ध नहीं होते, इसका ना 51। तो भारतीय समाज में 51 रुपए को शुभ माना गया है कि नहीं भाई, चेक कर लो। इसके पास आगे होंगे बच्चे के पास। चलो ठीक है, ओके। ये बच्चा कह रहा है सर किसी चालक की तार की लंबाई 3 गुना कर दिया है तो प्रतिरोधक कितने गुना होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने भरपूर मात्रा में कराए हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर कभी पेपर में कहे कि किसी तार की लंबाई 3 गुना कर दी, 5 गुना कर दी, 7 गुना कर दी, और उसने कहा कि पिघालना या तार को खींचने शब्द का यूज ना किया हो, अगर तार को पिघालने या खींचने का यूज ना किया हो, तो मैंने कहा था कि बेटा फिर क्वेश्चन हम करेंगे फॉर्मूले से। R = होता रो L/A,
अगर वो लंबाई 3 गुना करेगा, और उसने ये शब्द का यूज नहीं किया कि तार को खींच के किया है, पिघाल कर, अगर खींचना पिघालना का यूज नहीं किया है तो लंबाई अगर 3 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि तार को खींच के लंबाई 3 गुना कर दी या तार को पिघाल के लंबाई 3 गुना कर दी, तो फिर मैंने कहा था कि क्वेश्चन करते हैं हम शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट हमने क्या बताया था कि लंबाई वाले केस में उसने लंबाई की 3 गुना, तो लंबाई जितने गुना करेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 गुना। वो डिपेंड इस बात पे करेगा, अगर उसने कहता है कि तार को खींच कर ऐसा किया कि तार को पिघाल कर, तो हमारा आंसर बनता 9 गुना। तो तार को खींचने पिघालने का जिक्र नहीं कर रहा है, ऐसे केस में फिर हम ये मान के चलते हैं कि लंबाई में ही चेंज आ रहा है, बाकी सारी चीजें फिक्स हैं, तो फिर रेजिस्टेंस 3 ही गुना होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे एक चीज लिखेंगे, जब एक जब गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है तो यह संयोजन वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। जब गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है तो यह संयोजन करेगा वोल्टमीटर का काम। व्हेन वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद गैल्वेनोमीटर, दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक ए वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये डायग्राम बस याद रखना, हाई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है यानी कि मल्टीप्लायर जोड़ा है तो बनेगा वोल्टमीटर, अगर शंट जोड़ा है तो बनेगा एमीटर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब यहां पर हम लिखेंगे सिंपल एमीटर। बेटा जो एमीटर होते हैं वोल्टमीटर, तो हम गैल्वेनोमीटर को भी वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकते हैं और एमीटर की तरह भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अलग से भी एमीटर वोल्टमीटर आते हैं जो कि करंट नापने के, वोल्टेज नापने काम आते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट पेपर में के लिए। बेटा जो एमीटर होता है इसका काम होता है टू मेजर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वीक इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर और स्ट्रॉन्ग आएगा तो एमीटर। इसका काम क्या है, टू मेजर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, प्रबल वैद्युत धारा को ज्ञात करना। टू मेजर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, प्रबल वैद्युत धारा को ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे फिर से, अगर मैं आपसे कहूं कि जो एमीटर है इसका काम तो करंट मापने का है, तो मान लो कि मेरा मन कर रहा है कि एक बल्ब में कितनी करंट जा रही है, तो इस एमीटर को मैं बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ूं कि पैरेलल में। एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर जो होता है इसे हम किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसके अंदर मुझे करंट पता करनी है उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए कि समानांतर में, सीरीज में कि पैरेलल में। नीरज कुमार सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा कोर्स कब खत्म होगा। हमने वो बता रखा है पहली क्लास में कितने लेक्चर होंगे, फिर आप देख लेना कितने लेक्चर हो चुके हैं कितने रह गए, है ना। आज क्लास भाई थोड़ी लंबी चलेगी, हो सकता है कि 10:15 तक चले, जो बीच में थोड़ा सा टाइम खर्च हुआ इधर उधर की बात करने में, तो हमें वो पूरा भी करना है। बिहारी, नमन, प्रदीप, योगेंद्र, स्नेहा, YKG, ओमकार, बहुत बड़े बड़े आंसर आए। देखो आप कहोगे सर एमीटर काम है करंट को नापना, और करंट तो सेम होती है सीरीज में। अगर मान लो कि मुझे पता करना है कि इस बल्ब से कितनी करंट जा रही है, तो इस बल्ब के साथ में एमीटर को जोड़ दो सीरीज में। तो एमीटर को सीरीज जोड़ने से फायदा क्या होगा, सीरीज में जो करंट रहेगी इसमें वही करंट रहेगी इसमें। अगर ये एमीटर 2 एम्पीयर की करंट बता रहे हैं कि बल्ब से भी 2 एम्पीयर की करंट जारी होगी, तो एमीटर काम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट को नापना। और इसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, क्योंकि सीरीज करंट, एमीटर नापता है करंट को, और करंट कहां पे सेम होती है, सीरीज में। तो इसे सीरीज में जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। मान लो कि ये मेरे पास में एक ये कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मान लो कोई बल्ब है ये जिसका रेजिस्टेंस R है, उसके साथ में एमीटर को हम जोड़ेंगे सीरीज में। ये मान लो हमने एक बैटरी लगाई,
ठीक, तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो बेटा इससे फायदा क्या होगा, मान लो कि यहाँ से आई एम करंट निकली, तो जो करंट रेजिस्टेंस से जा रही है वही जा रही है एमीटर से। तो अगर एमीटर बता रहा है कि 5 एम्पेयर की रीडिंग बता रहा है, यानी कि यहाँ से भी 5 एम्पेयर की करंट जा रही होगी, तो ये जो हमारे पास में सीरीज में जोड़ते हैं। दूसरा एक बात और ध्यान रखना कि कई बार ना वो प्लस माइनस भी लिख देगा, तो प्लस इधर और माइनस इधर होना चाहिए, क्योंकि देखो करंट हमेशा जाती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को। तो एमीटर से भी करंट को आपको यही रास्ता देखना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर उसने मान लो कि किसी डायग्राम में पूछ लिया और यहाँ पे उसने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया उसने नेगेटिव, यहाँ लिख दिया पॉजिटिव, तो ये डायग्राम गलत है। तो भाई करंट हमेशा चलती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ को, तो करंट जो है एमीटर में भी पास करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। अब लेकिन बहुत सारे बच्चे कहां पे फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभी आपने कहा था कि गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाना है तो लो रेजिस्टेंस का तार पैरेलल में जोड़ो। तो वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, तो एमीटर वो अच्छा होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो, तो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो लो रेजिस्टेंस का तार इसलिए मैं जोड़ रहा था वहां पे, लेकिन वो लो रेजिस्टेंस का तार पैरेलल में क्यों जोड़ना है, क्योंकि पैरेलल में जब तार जुड़ते हैं तो रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा हो जाता है और छोटा हो जाएगा। तो एमीटर तो वो बढ़िया होता है इसका रेजिस्टेंस लो हो, तो एमीटर वो बेहतरीन होता है इसका रेजिस्टेंस लो रहे, निम्न प्रतिरोध। तो दोबारा समझना, अगर आपसे पेपर में कोई पूछे कि एमीटर का काम क्या है, तो दोबारा सुनेंगे पूरी कहानी। तो हम कहेंगे एमीटर का काम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट को मेजर करना, और एमीटर को करंट मेजर कर रहा है तो करंट तो सीरीज में सेम होती है, तो एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। दूसरा, एमीटर कौन सा बढ़िया होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो। आप खुद सोचो रेजिस्टेंस में लो क्यों रख रहा हूं, वही दोनों चीज सीरीज में कनेक्ट है। और आपको मैंने कहा था कि सीरीज में होता क्या है, मान लो कि बेटा ये 100 वोल्ट की बैटरी है ये, तो मैंने आपसे कहा था कि सीरीज में क्या होता है कि जिस रेशो में इनके रेजिस्टेंस होंगे उसी रेशो में वोल्टेज बट जाएगी। अगर मान लो कि मैंने एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया तो पता चला कि 100 वोल्ट में से ज्यादातर वोल्टेज तो इसके सिरे पर ही आ जाएगी और ये जो बल्ब है इसे बहुत ही कम वोल्टेज मिलेगी, जबकि मेरा मेन काम तो बल्ब का है, ये एमीटर तो केवल इसमें करंट कितनी पास कर रही है उसे बताने के लिए था। तो हम एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो रखेंगे ताकि 100 जो वोल्टेज मैंने लगाई यहाँ पे, इस 100 में से इसके सिरे पर केवल आधा या 1 वोल्ट आए, 99 वोल्ट 100 में से इसी के पास रहे या उससे भी ज्यादा रहे। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा लो से लो रखेंगे, जितना ज्यादा लो हो सके उतना बढ़िया है। तो क्योंकि सीरीज में दिक्कत क्या होती है कि एमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में, तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वोल्टेज उसी रेशियो में बटेगी। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ज्यादातर वोल्टेज को यही ले जाएगा, बल्ब को तो वोल्टेज ही बहुत कम मिलेगी। तो रेजिस्टेंस होना चाहिए लो। और लो में भी कितना लो कर सकते हैं हम, अगर हम 0 ही कर दे तो मजा आ जाएगा। तो अगर पेपर में कभी लिखा मिल जाए कि आइडियल एमीटर क्या होता है, आदर्श एमीटर यानी कि परफेक्ट एमीटर, यानी कि वो एमीटर जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो बेस्ट है, उसका रेजिस्टेंस होता है 0। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। अगर मैं आइडियल शब्द लिख रहा हूं, आदर्श, यानी ये चीजें केवल थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कोई भी अगर मेरे पास में एमीटर होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर केवल पेपर में एमीटर लिखे तो हम बोलेंगे एमीटर रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो, निम्न प्रतिरोध। अगर वो आइडियल शब्द लिख दे तब आपको 0 पे टिक लगाना है, ठीक है। तो दोबारा समझेंगे, एमीटर का काम होता है करंट को मापना। अगर करंट मापता है, करंट सेम होती है सीरीज में, इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस बहुत ही लो रखेंगे ताकि इसके सिरे पर वोल्टेज ना के बराबर आए, ठीक है। इसे कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में। अगर आइडियल एमीटर लिख देगा पेपर में तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, ठीक। अब आते हैं अगले पे, अब लिखेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर काम क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करना, या वोल्टेज का दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मापना। इसका यूज क्या है, टू मेजर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इससे काम है विभवांतर को मापना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं विभवांतर। अच्छा, ये बेटा वोल्टेज को नाप रहा है। अब वोल्टेज आपको पता है कि वोल्टेज कहां पे सेम होती है, पैरेलल में, तो इसे हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, समानांतर क्रम में। इसे हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समानांतर क्रम में, ठीक। जैसे मान लो कि मेरे पास से कोई बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस R है, यहां हमने एक बैटरी लगाई, मान लो कि V वोल्ट की बैटरी है, तो हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये लगाएंगे पैरेलल में। क्यों लगाएंगे भाई, आपको पता है कि अगर ये पैरेलल में लगाएंगे, अगर दो चीजें पैरेलल में हो तो पैरेलल वोल्टेज सेम होती है। अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी है तो इसके सिरे पर भी वोल्टेज 100 होगी, इसके सिरे पर भी 100 होगी। अगर ये वोल्ट मीटर 100 वोल्ट बता रहा है यानी कि यहाँ पर भी 100 वोल्ट ही रही होगी, तो इसे लगाते हैं हम पैरेलल में। ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है वो पैरेलल के अंदर लगाया जाता है,
अच्छा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और वोल्ट मीटर वो बढ़िया होता है इसका बहुत ही हाई रेजिस्टेंस हो, बहुत ही उच्च प्रतिरोध हो। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना बढ़िया होगा। हाई रेजिस्टेंस क्यों रखेंगे? ताकि यहां से जो करंट चले तो उस करंट का बहुत ही कम हिस्सा वोल्ट मीटर से पास करे। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस तो बहुत ही हाई है, तो इससे करंट पास ही ना करे, ना के बराबर करे, सारी की सारी करंट इस बल्ब से पास कर जाए। भाई मेरे लिए तो बल्ब इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से 10 एम्पीयर करंट चली, मैं जा रहा हूँ सारी की सारी बल्ब से ही पास करे, तो यहाँ से तो ना के बराबर ही जाए। तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस होता है हाई। इसलिए आप याद रखना, जब हम एमीटर को हम जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो हम हाई रेजिस्टेंस का तार क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस होता है हाई, और वो हाई भी कहां जोड़ेंगे? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में और ज्यादा बढ़ जाएगा वो। ठीक। इसके अलावा ये बेटा जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई। अगर इसका रेजिस्टेंस मैं हाई में अनंत ही कर दूं, इनफाइनाइट, तो मेरा कहलाएगा आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर जो होते हैं इनके रेजिस्टेंस होते हैं अनंत। हालांकि अगर वो आइडियल शब्द नहीं लिखेगा तो हाई पर टिक लगाएंगे, अगर वो आदर्श शब्द लिख देगा तभी अनंत पर टिक लगाएंगे। आदर्श यहां पर भी आ गया, यानी ऐसी चीजें प्रैक्टिकली संभव नहीं होती है। फिजिक्स में ना कुछ जीरो होता है ना कुछ अनंत होता है, बहुत हाई या बहुत लो की बात होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपसे कहे कि जी वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज को नापना। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, तो वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होती है, तो इसे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे सर। तीसरा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होना चाहिए, आदर्श है तो अनंत होना चाहिए। एमीटर करंट नापता है, करंट सेम होती है सीरीज में कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस लो में भी कितना हो सकता है? 0। ठीक है, यहां तक की बात आ रही सबको समझ में? इससे अगर हम एक दो क्वेश्चन अगर लेना चाहें, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बच्चा कह रहा इंडस वाटर ट्रीटी पर आप क्या कहेंगे? पूछना आपने पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले टीचर से, ज्यादा बढ़िया बताएंगे तुम्हें। इसका ईयर याद रखना भाई, कब हुई थी, क्योंकि पेपर में आ सकता है आपके करंट में। 1960 में ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे दिख जाएगा ये। 1960 में जवाहरलाल नेहरू और शायद वहां के आयूब, जो मिलिट्री आयूब खान ही था ना, जनरल आयूब खान के बीच में हुई थी शायद ये 1960 में। 3 नदियों का अधिकार भारत को मिला, 3 को पाकिस्तान को मिला, है ना। कुछ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। तो थोड़ा सा इंडस इंडिया, इसमें वर्ल्ड बैंक याद रखना कि इसकी जो मध्यस्थता जो की थी ना वर्ल्ड बैंक ने की थी। वो बहुत सारे ऑप्शन लिख देगा कि यूएनओ ने की थी या किसने की थी ना, 4-5 नाम लिख देगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी किन किन के बीच में हुई? हाँ, आयूब खान है, नेहरू जी को ठीक लिखा है इस बच्चे ने। तो इंडस वाटर ट्रीटी किन के बीच में हुई? मध्यस्थता विश्व बैंक ने की, वर्ल्ड बैंक ने की। इसमें भारत के पास कौन किस किस नदी का मिलता है, उसके पास कौन सी नदी मिलती है, पूर्वी नदी की पश्चिमी नदी। इसमें काफी सारी चीजें, बहुत सारे आर्टिकल में आपको मिल जाएगा ये। तो आप बस डाल लेना गूगल पे एक बार, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आपको आधा पौन पेज मिलेगा। उस पेज को 2-3 बार रीड कर लेना। और आजकल न्यूज में इतना चल रहा है तो आपके लिए वैसे भी आसान रहेगा। ठीक है। तो हालांकि जो वाटर पे हमने अभी कहा है उतना आसान तो नहीं है एकदम से रोक लगाना। भाई पानी है, पानी फ्लो कर रहा है, बहते हुए आ रहा है, उस पानी को हम रोक तो कह ही सकते हैं, पर हम ये कर सकते हैं कि जब जरूरत है, जिससे मान लो फसल को वहां जरूरत है, उस समय के लिए हमने उसे रोक दिया, फिर एकदम से बहुत सारा पानी छोड़ दिया। तो कुछ इस तरह के हम कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बहुत सारा पानी मोड़ के अपनी तरफ ला सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म है ये, और इतना मुझे लगता नहीं कि आसान है इसमें। इसलिए हमने यहाँ पे एक शब्द यूज किया है कि हम इसे अभी सस्पेंड कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम इसे खत्म कर रहे हैं, हम इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे लिखा है कि एक एमीटर हमेशा और एक वोल्ट मीटर जुड़ा होता है। बेटा एमीटर नापता है करंट, तो करंट सेम होती है सीरीज में, और वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज, वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में। तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन, सीरीज और पैरेलल। तो इस तरह की लाइन आपको कुछ जो है वो पेपर में लिखी हुई दिख सकती है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें और देखेंगे। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, पीडीएफ से करेंगे उन्हें आगे चल के हम। एक लिखेंगे हम रेक्टिफायर, दिष्टकारी। देखो रेक्टिफायर जो होते हैं इनका काम होता है एसी को डीसी में बदलना।
एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। एसी को डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं। इनके बारे में, हालांकि एसी डीसी के बारे में कल की क्लास में डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इतना मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। डीसी जो है दिष्ट धारा, ये वो करंट होती है जो हमें बैटरी से मिलती है। तो डायरेक्ट जो करंट है इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से चली नेगेटिव की तरफ को पहुंच गई, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है। और ये हमें बैटरी से मिलती है। जो बैटरी से मिलने वाली करंट होती है डायरेक्ट करंट, तो ये हमें मिलती है बैटरी से। बैटरी, ये बेटा एसी वो है जो कि ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हमारे घरों में आ रही है। तो इसका सोर्स होता है जैसे कि एसी जनरेटर। तो जनरेटर जो हमारे घरों में कई बार हम बिजली चली जाती है तो चलाते हैं, वो एसी जनरेटर होते हैं। तो या फिर जो जो बिजली घर हैं जहाँ पे मान लो कि बड़े बड़े बांध हमने बना के बिजली जनरेट कर रहे हैं टरबाइन घुमा के, तो टरबाइन को घुमा के ये जो एसी जनरेटर होते हैं उसमें मिलती है अल्टरनेटिंग करंट। ये जो अल्टरनेटिंग करंट होती है इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। तो डायरेक्शन लगातार चेंज क्यों होती है, कितनी बार चेंज होगी, सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे क्लास में। अभी समझो कि जो डीसी है वो करंट है जो बैटरी से मिलती है, एसी वो है जो एसी जनरेटर से मिलती है, या जो हमारे घरों में आती है। हमारे घर में जितनी बल्ब पंखे वगैरह हैं ये सब एसी पे काम करने वाले हैं। तो इस एसी को जो घर में आ रही है इसे अगर बैटरी वाली करंट की तरह बदलना है तो हम किसका यूज करते हैं, रेक्टिफायर्स का। ये मैंने आपको इसलिए बताया, अभी मैंने आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था। तो मैंने कहा था कि जो गैल्वेनोमीटर है बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकता है, उसकी डायरेक्शन भी बता सकता है। तो बेटा अगर ये डायरेक्शन भी बताएगा तो गैल्वेनोमीटर जो है ना ये केवल डीसी पे काम कर सकता है, क्योंकि डीसी की एक फिक्स डायरेक्शन है। अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उसकी डायरेक्शन तो एक सेकंड में बहुत बार बदलती है। तो सुई तो अगर एक सेकंड में बहुत बार हिलना चाहेगी तो टूट ही जाएगी, या बहुत तेजी के साथ हिलेगी वाइब्रेट करेगी तो पता चलेगी इतना तेजी के साथ डायरेक्शन बदल रही कि बेचारी वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही, जैसी पड़ी थी वैसी की वैसी है इनर्शिया की वजह से। ये समझो कि बहुत तेजी से डायरेक्शन बदलना चाह रही है, सुई बार बार हिलना चाहिए तो टूट ही जाएगी। तो जो कोई आपसे पूछ ले कि जो गैल्वेनोमीटर किस करंट पे काम करता है, एसी पे की डीसी पे, तो याद रखना गैल्वेनोमीटर डीसी पे काम करता है। गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन डीसी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बताता है और करंट की फिक्स डायरेक्शन होती है डीसी की। तो लिखेंगे गैल्वेनोमीटर दिष्ट धारा पर काम करता है। गैल्वेनोमीटर दिष्ट धारा पर कार्य करता है। गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन डीसी, ये दिष्ट धारा पे काम करता है, ठीक है। एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन बदल जाती है डीसी की एसी की, तो उस पर काम नहीं करता। ये क्यों बदलती है, कैसे होता है, कल हम क्लास में पढ़ेंगे उन्हें। अभी के लिए आपको याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डीसी पे काम करता है, एसी पे काम नहीं करता, क्योंकि इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये लिखेंगे यहाँ पे हम इन्वर्टर जो है ये बदलता है डीसी को एसी में। तो हमारे घर में जब लाइट चली जाती है तो बैटरी में जो डीसी करंट है उसे घर वाले पंखे वगैरह चले तो बैटरी के साथ में इन्वर्टर लगा होता है ना, तो इन्वर्टर काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। हाँ, ट्रेन में जो मतलब पंखे इसलिए घर पे अगर तुम उतार के लेके भी आ जाओगे ना वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब डीसी पे काम करते हैं वो, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या चीजें हैं, सारी बातें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल इतना याद रखना कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, और डीसी को बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कल की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर से हम न्यूमेरिकल करेंगे, एसी डीसी में डिफरेंस समझेंगे कल की क्लास में। और उसके बाद इतना करने के बाद में फिर हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम, एक उससे पहले किरचॉफ का नियम, दो नियम है वो डिस्कस करना है, उनके बारे में मोटी मोटी बातें। किरचॉफ का नियम
बात करेंगे, कूलाम का नियम बात करेंगे क्लास में, और कैपेसिटर का बात करेंगे, एसी डीसी में डिफरेंस की बात करेंगे। अगली 2 क्लासों में ये बातें होंगी हमारी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली 2 क्लासेज में इन्हें हम खत्म कर दें। हालांकि 10th क्लास में न किरचॉफ के नियम है, न 10th क्लास में आपका कूलाम का नियम है, न कैपेसिटर संधारित्र है, लेकिन इन तीनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए हमें इनके बारे में मोटी मोटी जानकारी लेनी पड़ेगी। वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास के सिलेबस में यहाँ तक है, एसी डीसी में डिफरेंस बस। और अगर मैं बता दूं ना आपको, तो 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ना मजबूरी में हमें कुछ बातें और पढ़नी पड़ेंगी, उसने पूछ ली है, तो हमारी मजबूरी है। तो मैंने कहा कि कूलाम का नियम, कैपेसिटर, किरचॉफ के नियम, ये मजबूरी में पढ़ने पड़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर भी नहीं है 10th क्लास में, वो भी मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा गया है। एसी डीसी में डिफरेंस 10th क्लास में आता है, तो वो तो मैं ध्यान से पढ़ना ही है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं रात को 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीवन। हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए थे, नीरज अहिरवार, शिवांशु गौतम, कु, राजेश मीना, शिव कुमार शाह, अमन सिंह, रोहित तिवारी, मयंक नामदेव, मोहित रवि, आशा बुनकर, अजय कुलदीप, आरती, शिवा नागर, रतन, सपना कुमारी, साहिल जाबदे, जीना, हरीश, दिलीप। अब कमेंट बाकी पहले वाले गायब हो